लोग आप पर जो पत्थर फेंकते हैं उन्हें उठाएं और उनसे स्मारक बनाएं। रतन टाटा ने ये बात कही और इसे जिया भी। बचपन में माता पिता का तलाक हुआ, दादी के हाथों परवरिश हुई, प्यार तो हुआ पर वो परवान ना चढ़ सका। त्याग करते रहे और आगे बढ़ते रहे। फैसलों पर सवाल उठे लेकिन जो कहा उसे करके दिखाया। विरोधियों को जवाब दिया और देश के दिग्गज कारोबारी बनकर इतिहास में अमर हो गए। रतन टाटा नहीं रहे लेकिन उनकी कहानी चौंकाने वाली है, सबक देती है और विरोधियों को जवाब देते हुए अपना लक्ष्य हासिल करना सिखाती है। आइए जानते हैं जीवन के हर मौकों पर उन्होंने कैसे खुद को साबित किया था और टाइकून बनकर कैसे देश दुनिया में छा गए। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में नवल और सुन्नू टाटा के घर उनका जन्म हुआ। 10 साल की उम्र में माता पिता अलग हो गए। तलाक के बाद पिता ने स्विस महिला सिमोन डुनोयर से शादी की और मां ने सर जस्टिसी जीजी बॉय के साथ घर बसा लिया। लेकिन रतन टाटा की परवरिश की उनकी दादी नवाजाबाई टाटा ने, जिनसे वो बेहद प्यार करते थे। शुरुआती पढ़ाई बॉम्बे के कैंपियन स्कूल से हुई, फिर कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल और शिमला के बिशप कॉटन स्कूल पहुंचे। हायर स्टडी के लिए अमेरिका पहुंचे और कार्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन किया। साल 1975 में उन्होंने ब्रिटेन के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। 7 साल अमेरिका में रहे। पढ़ाई के बाद लॉस एंजल्स में नौकरी की। यही प्यार भी हुआ, इसका किस्सा खुद उन्होंने साझा किया था। रतन टाटा का कहना था कि जब वो अमेरिका में थे उनकी शादी हो गई होती, लेकिन दादी ने उन्हें फोन करके बुलाया और उसी दौर में भारत चीन की 1962 जंग शुरू हुई थी। मैं भारत में रह गया और उसकी वहां शादी हो गई। इसलिए कहते हैं ना कि रतन टाटा सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि मोहब्बत में भी एक मिसाल थे, क्योंकि इसके बाद उन्होंने कभी दोबारा शादी नहीं की और पूरी जिंदगी अकेले बिताई। फिर भारत लौटने के बाद 1962 में जमशेदपुर में टाटा स्टील में बतौर असिस्टेंट काम करना शुरू किया। अप्रेंटिस के बाद उन्हें प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया गया। अपने काम करने के तरीके से वो बुलंदियां छूने लगे और मैनेजिंग डायरेक्टर एसके नानावती के विशेष सहायक बन गए। उनकी सोच और काम करने के अंदाज ने उनका बंबई तक नाम पहुंचा दिया और जेआरडी टाटा ने उन्हें बॉम्बे बुला लिया। उनका कहना था कि एक ही चीज दुनिया में इंसान को नाकाम बना सकती है और वो है जोखिम ना उठाने की आदत। रतन टाटा का कहना था कि सबसे बड़ा जोखिम को ना उठाना है। जेआरडी टाटा ने उन्हें कमजोर कंपनियां सेंट्रल इंडिया मिल और नेल्को को वापस जिंदा करने की जिम्मेदारी सौंपी। जैसी उम्मीद की गई थी वैसा ही रतन टाटा ने कर दिखाया। 3 साल के अंदर वो कंपनियां प्रॉफिट कमाने लगी। साल 1981 में रतन को टाटा इंडस्ट्री का प्रमुख बना दिया गया। जेआरडी जब 75 साल के हुए, चर्चा शुरू हुई कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। लिस्ट में कई नाम थे। खुद रतन टाटा को भी लगता था कि उत्तराधिकारी की कुर्सी पर 2 ही दावेदार है, एक पालखीवाला और दूसरा रूसी मोदी। लेकिन जेआरडी टाटा की नजर रतन पर थी। 86 साल की उम्र में जब उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो 1991 में रतन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके साथ ही रतन टाटा अपने हर फैसले को सही साबित करने में विश्वास रखते थे। रतन टाटा का कहना था कि मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं फैसले लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित करता हूं। उन्होंने हर बार ऐसा ही किया। एक ऐसा वक्त भी था जब कारोबार जगत के दिग्गज ने रतन टाटा की समझ पर सवाल उठाए, लेकिन वो अपने फैसलों पर डटे रहे। साल 2000 में उन्होंने अपने से 2 गुने बड़े ब्रिटिश ग्रुप टेटली का अधिग्रहण कर लिया था। तब उनके फैसले पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन अब यह दुनिया की दूसरी बड़ी चाय कंपनी मानी जाती है। दूसरी बार सवाल तब उठे जब उन्होंने यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी इस्पात निर्माता कंपनी कोरस को खरीदा। लेकिन इस बार भी रतन टाटा ने सबको प्रभावित किया और इस कंपनी को खरीदकर फिर से अपने फैसले को सही साबित कर दिया। धैर्य के साथ ही चुनौतियों का सामना करना रतन टाटा की खूबी थी। रतन टाटा का मानना था कि धैर्य और दृढ़ता के साथ चुनौतियों का सामना करना चाहिए, क्योंकि ये सफलता की आधारशिला है।
उन्होंने इसका उदाहरण भी पेश किया। नैनो से पहले उन्होंने 1998 में टाटा मोटर्स की भारतीय बाजार में उतारा। ये भारत में डिजाइन हुई पहली कार थी। इसे सफलता नहीं मिली तो फोर्ड मोटर कंपनी को बेचने का फैसला लिया गया। बातचीत के दौरान फोर्ड ने रतन टाटा पर ताना मारा कि अगर वो उनकी इंडिका खरीदती है तो भारतीय कंपनी पर बहुत बड़ा एहसान करेगी। इस बात से रतन टाटा और पूरी टीम नाराज हुई और डील कैंसिल कर दी गई। 10 साल बाद हालात बदले, फोर्ड अपने बुरे दौर में पहुंची। उन्होंने जैगुआर और लैंड रोवर बेचने का फैसला लिया। रतन टाटा ने 2.3 अरब अमेरिका डॉलर में इन दोनों ब्रांड का अधिग्रहण किया। हालांकि इस अधिग्रहण पर कारोबार क्षेत्र के विश्लेषकों ने सवाल उठाए और कहा कि ये डील टाटा ग्रुप के लिए बोझ साबित होगी। टाटा ग्रुप की टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का इस समूह की तरक्की में विशेष योगदान रहा। इसमें कंपनी को पिछड़ने नहीं दिया। तमाम चुनौतियों, विवाद और उपलब्धियों के बीच टाटा समूह उन कारोबारी ग्रुप में शामिल रहा जिन पर भारतीयों का विश्वास कभी भी डगमगाया नहीं। फिर चाहे कोविड के दौर में 1500 करोड़ रुपए की राशि से की गई मदद हो या फिर मरीजों के लिए अपने लग्जरी होटल का इस्तेमाल करने देना हो। तो ये तो थी रतन टाटा की सक्सेस की कहानी। चलते चलते उनके विवाद भी जानते हैं। सफलता की राह में रतन टाटा का सामना विवादों से भी खूब हुआ है। साल 2010 में विवाद तब पैदा हुआ जब लॉबिस्ट नीरा राडिया और उनकी टेलीफोनिक बातचीत लीक हुई। उस टैप में नीरा की नेताओं, टॉप बिजनेसमैन और पत्रकारों से बातचीत शामिल थी। साल 2020 में टाटा समूह के ज्वेलरी ब्रांड तानिष्क का एक विज्ञापन जारी हुआ जिसको लेकर भी दक्षिणपंथियों ने सवाल उठाए और उनको जमकर ट्रोल किया। इसके बाद विज्ञापन को वापस लेना पड़ा। फिर 2016 में एक और विवाद उठा जब रतन टाटा ने 24 अक्टूबर 2016 को टाटा समूह के अध्यक्ष साइरस मिस्त्री को 1 घंटे से भी कम समय के नोटिस पीरियड पर बर्खास्त कर दिया। आज रतन टाटा हम सबके बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी उपलब्धियों और देश की तरक्की में योगदान हम हमेशा याद रखेंगे।